गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग चल रहे थे। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच फॉर्म ए स्पेक्ट्रम एंड इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो 7 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा बनता है। इसलिए बनता है क्योंकि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। सभी का आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। वो एक पट्टी बनाता जाता है और एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। कल के क्लास में, परसों के क्लास में इसके बारे में बताए थे। कल बताए थे विजिबल वेव क्या है, दृश्य तरंग किसे कहा जाता है। दृश्य तरंग बताए थे प्रकाश को ही कहते हैं, और प्रकाश एक दृश्य तरंग है क्योंकि प्रकाश के बिना हम लोग देख नहीं सकते। 7 टाइप के विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से केवल हम लोग बीच वाले को ही देख पाते हैं। इधर 3 और इधर 3 को नहीं देख पाते, और इसीलिए हम लोग उसे विजुअल वेव कहते हैं, दृश्य तरंग कहते हैं। वाजिब में यही प्रकाश है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। 7 में से हम लोग का 4 जो है कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग 5 नंबर पे चल रहे हैं। देखिए ये 5 नंबर में है। 5 नंबर में है अल्ट्रा वायलेट वेव। 5 नंबर में है अल्ट्रा वायलेट वेव। ये अल्ट्रा वायलेट वेव है। अल्ट्रा वायलेट वेव मतलब पराबैंगनी तरंग। पराबैंगनी तरंग क्या है इसके बारे में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में डिफिनीशन है। Ultraviolet rays are were discovered by writer in 1801. The ultraviolet wave uh, are part of our solar spectrum. ये सोलर स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। They can be produced by the arcs of mercury and iron. ये जो है मरकरी और लोहा के एक आर्क चाप के द्वारा प्राप्त होता है। They can also be obtained by the passing discharge through the hydrogen and xenon. ये हाइड्रोजन और जेनन के यानी कि जब वो विसर्जित हो जाता है उस अवस्था में भी प्राप्त होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज लाइज इन द रेंज ऑफ, पराबैंगनी तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 8 इंटू 10 पावर 14 हर्ज से 8 इंटू 10 पावर 16 हर्ज के बीच होती है। तो हिंदी तो बोल दिए हैं, फिर भी इसका हिंदी लिख देते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख लीजिए। इसका हिंदी है पराबैंगनी तरंग। देखिए पराबैंगनी तरंग क्या है। अल्ट्रावायलेट रेज were discovered by writer in 1801. राइटर राइटर नामक राइटर नामक वैज्ञानिक ने राइटर नामक वैज्ञानिक ने 1801 में 1801 में पराबैंगनी तरंग का खोज किया। पराबैंगनी तरंग का खोज किया। देखिए भाई, तो राइटर नामक वैज्ञानिक ने 1801 में पराबैंगनी तरंग का खोज किया। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में लिखिए, अगर तेजी से लिखना चाहते हैं तो दोनों में लिखना है तो लिखिए। आगे है द अल्ट्रावायलेट रेज आर पार्ट ऑफ आवर सोलर स्पेक्ट्रम। पराबैंगनी तरंग हमारे सौर वर्णपट का ही भाग है। हमारे सौर वर्णपट का ही भाग है। आगे है दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क्स ऑफ मरकरी एंड आयरन। इसे
पारा और लोहा के आर्क, आर्क मतलब उसी का जो वाष्पित होने के बाद जो प्राप्त होता है, तरंग निकलता है, उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। इसे पारा और लोहा के आर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे है, they can also be obtained by passing discharge through the hydrogen and xenon। इसे हाइड्रोजन, इसे हाइड्रोजन और जेनन के विसर्जन, के विसर्जन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। The frequency, the frequency of the frequency of ultraviolet rays lies in the range of, इसका आवृत्ति, इसका आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है, के बीच होती है। यही है इसका इंग्लिश और इसका हिंदी, जो भी जिसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ना ये 8 है, 8 × 10⁻14, 8 × 10⁻16, पहले जो रेंज लिखा है उसमें भी लिखा हुआ है ना। तो ये है इसका डेफिनेशन। तो सबसे पहली बात है कि इसका खोज किसने किया, राइटर ने किया। इसको कब खोज किया, 1801 में किया। और इसको कैसे खोज किया गया, वाजिब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका जो खोज है ये सौर वर्णपट के द्वारा प्राप्त हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, आगे देखिए इसका। अब सबसे पहले आपको हम कुछ रिमेंबर पॉइंट्स पहले लिखा देते हैं, उसके बाद इसमें फिर आगे चलें। देखिए इसका रिमेंबर पॉइंट्स, रिमेंबर पॉइंट्स। नंबर 1, अल्ट्रा वायलेट रेज is the electromagnetic wave, is the electromagnetic wave। देखिए भाई, पहला नंबर का हिंदी है, ये जो पराबैंगनी तरंग है इसको हम लोग नंबर 1 में लिए हैं। पराबैंगनी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहला में क्या याद रखना है कि पराबैंगनी तरंग कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। पराबैंगनी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव, रेज को हम लोग यहाँ पर वेव भी कह सकते हैं, क्योंकि रेज एक तरह से वेव के रूप में भी यहाँ काम करता है। और अल्ट्रावायलेट को शॉर्ट में यू भी कह सकते हैं, यूवी वेव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव इज बिटवीन 8 × 10⁻14 to 8 × 10⁻16 हर्ट्ज। इसकी आवृत्ति
इसी के बीच होती है, मतलब 8 गुना 10 पर पावर 14 से 8 गुना 10 पर पावर 16 हर्ज के बीच पराबैंगनी तरंग की आवृत्ति पाई जाती है। नंबर 3, अल्ट्रावायलेट वेव इज discovered by scientist writer RITTER। देखिए भाई, इसका हिंदी है, पराबैंगनी तरंग का खोज राइटर वैज्ञानिक ने किया। पराबैंगनी तरंग का खोज राइटर वैज्ञानिक ने किया। नंबर 4, अल्ट्रावायलेट वेव इज discovered in 1801। देखिए भाई, इस तरंग का खोज 1801 में हुआ। इस तरंग का खोज 1801 में हुआ। वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पराबैंगनी तरंग की आवृत्ति 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों? क्योंकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, सभी की आवृत्ति इतना होती है, वेग इतना होता है। आवृत्ति तो सबका अलग अलग है, लेकिन वेग सभी का इतना ही होता है। इसलिए पराबैंगनी का भी वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए, कल हम एक टेस्ट लिए थे और उस टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब भेजे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है जांच तो हो गया है, लेकिन उसका जो लिस्ट है मेरिट वाइज वो भी आज कल नहीं बन पाया। इसलिए आज वो फाइनल लिस्ट तैयार होगा, और जब फाइनल लिस्ट तैयार होगा तो उसकी घोषणा हम अब अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का उसमें मिलान करना पड़ता है, किसने कितना सही सही बना है। तो इसलिए आज भर तो रिजल्ट पब्लिश आज नहीं हो रहा है, कल रिजल्ट पब्लिश होगा, और फिर 1 to 3 पे किसका रहा ये भी आपको बताएंगे। हम ऐसे 1 to 10 का लिस्ट यहाँ पर देंगे, और हम 1 to 3 को जो है प्राइज भी देंगे, और उसके बाद जो उसका जो सही आंसर है वो भी हम रिजल्ट के समय ही बताना उचित समझ रहे हैं, इसलिए हम उसी समय बताएंगे, और उसको आपको कल ये मिलेगा। देखिए भाई, अब आगे तब तक आज पढ़ाई कर लेना है, उसके बाद फिर आगे इसका भी टेस्ट होने वाला है। उधर वाला पार्ट का टेस्ट हुआ, फिर इसका भी टेस्ट होगा। देखिए, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 6 में है, the penetrating power of ultraviolet wave is less than X rays and gamma rays। इसका हिंदी हुआ, पराबैंगनी तरंगिका भेदन क्षमता। पेनिट्रेटिंग पावर का हिंदी होता है भेदन क्षमता। पराबैंगनी तरंग का भेदन क्षमता, इसको हम यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत हो। भेदन क्षमता, पराबैंगनी तरंग का भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर का हिंदी है भेदन क्षमता। पराबैंगनी तरंग का भेदन क्षमता एक्स किरणें और गामा किरणों से कम होती है। भेदन क्षमता से क्या समझते हैं? जैसे यहाँ पर हम कोई चीज़ पे ऐसे डालना शुरू किए, ये आर पार कर गया, भेदन क्षमता हुआ। अगर हम इसको अभी तरंग को डालें, सेकेंड 1 सेकेंड में पार हो गया, भेदन क्षमता अधिक है। 5 सेकेंड में पार हुआ, भेदन क्षमता कमजोर है। 25 सेकेंड में पार हुआ, भेदन क्षमता और कमजोर है। तो भेदन क्षमता उसी को कहते हैं आर पार हो जाना। तो यहाँ पर पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो गामा और एक्स रे का होता है वो ज़्यादा होता है अल्ट्रावायलेट से, यानी अल्ट्रावायलेट का उस दोनों से कम होता है। तो ये था आपका रिमेंबर पॉइंट। इतनी बातों को आपको इसके लिए अवश्य रूप से याद रखना है। एक बात और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ये जो है सीधी रेखा में ही चलता है। अल्ट्रावायलेट वेव मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन,
मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ कि ये जो पराबैंगनी तरंग है सीधी रेखा में गमन करता है, पराबैंगनी तरंग सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये था आपका रिमेंबर पॉइंट। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे और ये है इसका यूज। अब इसके यूज पर हम लोग चलेंगे। देखिए भाई, अब यूज यहाँ पे है आपको पराबैंगनी तरंग का उपयोग। पराबैंगनी तरंग का उपयोग। देखिए, पर यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव, पराबैंगनी तरंग का उपयोग। सबसे पहला उपयोग है इन द फिंगरप्रिंट, इन द फिंगरप्रिंट यानी अंगूठा का हिंदी हो गया अंगूठा का निशान पहचानने में, देखिए भाई, अंगूठा का निशान पहचानने में। अगर हम लोग 50 साल पीछे चले जाएं तो पता चलेगा कि देश की साक्षरता बहुत कम थी। बहुत कम ही आदमी जो है लिखना जानते थे और अपना सिग्नेचर करते थे। बहुत से आदमी ऐसे थे जहां पर उनको नाम लिखना चाहिए वहां पर वो अंगूठा का निशान लगाते थे। लेकिन आज 50 साल बाद की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत से चीज़ों में साक्षरता तो पूरा बढ़ गया, साक्षरता तो बढ़ गया। बहुत कम आदमी ऐसा है जो अब सिग्नेचर नहीं करता है, सब आदमी लगभग करता है। ये जो सब नहीं करने वाले थे वो सब पार हो गए। अब जितने भी आदमी हैं सब पढ़े लिखे हैं, लगभग कम से कम सिग्नेचर तो करता ही है आदमी। बहुत कम ही है, एकदम नहीं के बराबर जो सिग्नेचर नहीं कर पाता, अक्सर सब करता है सिग्नेचर। लेकिन आज के समय में भी बहुत ऐसा काम है जिसमें अंगूठा का निशान लगाया जाता है। बात पकड़िएगा हम क्या कहना चाहते हैं। तो अंगूठा का निशान लगाया जाता है। अब कहेंगे कहाँ? सबसे पहले तो आप अगर यूपीएससी का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उसमें भी अंगूठा का निशान लगाना पड़ता है। फॉर्म भरते समय ही लगाना पड़ता है। किस लिए लगाना पड़ता है? क्योंकि ये जो अंगूठा का निशान है, ये हमारे अंगूठे का जो निशान है, ये दुनिया में किसी आदमी से नहीं मिलेगा, हमारा अकेला होगा। आधार कार्ड अगर आप कुछ उसमें गलती हो गया खुलवाना चाहते हैं, अंगूठा का निशान आप ही के अंगूठे से वो खुलेगा, हमारे या किसी आदमी नहीं खोल पाएगा। इसका मतलब है कि वो किसी आदमी से नहीं मिल रहा है। तो अंगूठा का निशान जैसे उस पर रखते हैं नीला रंग का लाइट जलता है, वो नीला रंग का लाइट जो जला वही पराबैंगनी तरंग है। तो पराबैंगनी तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है? अंगूठा के निशान को पहचानने में, अंगूठा का निशान को आइडेंटिफाई करने में पराबैंगनी तरंगों का यूज किया जाता है। याद रहेगा। उसके बाद कुछ और उदाहरण देते हैं, याद रह जाएगा अच्छी तरह सब दिन के लिए। जमीन जगह आदमी खरीदता है, बेचता है। पहले क्या होता था, खरीदने वाला जो है घरे में बैठा हुआ है, वहाँ पे रजिस्ट्री हो गया, तैयार हो गया, कागजों मिल गया, फोटो जो है उसका साट दिया। अभी अब ऐसा संभव नहीं है। अभी खरीदने बेचने दोनों वाले को कचहरी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर पे 10 उंगली का अंगूठा का निशान वहाँ लगता है कंप्यूटर पे। अब वो फॉर्जरी काम नहीं कर सकता। उस समय क्या होता था, एक ही जमीन 4 बार एक आदमी बेच दिया तो फॉर्जरी हो रहा था। लेकिन अब नहीं होगा, उसका अंगूठा का निशान अब हो गया, वो अब वो इधर उधर नहीं हो पाएगा, गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो अंगूठे के निशान को पहचान किससे की जाती है? पराबैंगनी तरंग से। याद रह जाएगा। चलिए आगे नंबर पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इस फिगर को दिखाते हैं। देखिए ये अंगूठे का निशान जो है, ये जो धारी बनी हुई है, ये किसी भी आदमी का नहीं मिलता। हर आदमी का इधर उधर 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 चेंज हो ही जाता है, इसलिए आदमी का ये मिल नहीं सकता। इसको पहचानने का उपयोग पराबैंगनी तरंगों द्वारा ही होता है। अगले नंबर पे आते हैं। अगला नंबर है इन लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब सही कागजात को पहचानने में। सही सही
कागजात को पहचानने में, सही कागजात को पहचानने में। देखिए भाई, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल तो आजकल का कंप्यूटर ही है, बहुत सारे फंक्शन अभी आदमी मोबाइल का नहीं चला पाता है। क्यों पता है? वो कंप्यूटर का कोर्स करता ही नहीं है। मोबाइल 10,000 15,000 में खरीदता है, बस फ़ोन करने लगा, व्हाट्सएप चलाने लगा, फेसबुक चलाने लगा, उसको लगने लगा कि हम मोबाइल चलाना जान गए। लेकिन वो प्योर कंप्यूटर है अभी का वो मोबाइल। कंप्यूटर का अगर आप कोर्स नहीं किए हैं कुछ, तो फिर आप बहुत सारा चीज़ उसका नहीं समझ पाएंगे या यूज नहीं कर पाएंगे। अभी साधारण सा उदाहरण देते हैं। हम लोगों जैसे ऐप है, ऐप समझा देते हैं क्लास में बहुत अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे खोलना है, फिर भी 50% विद्यार्थी ऐप नहीं खोल पाता है। कारण सीधा है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। बिहार बोर्ड का सिलेबस ऐसा है कि उसमें कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा सा लास्ट में दिया गया है। लेकिन आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का देखिए तो क्लास 1 से ही कंप्यूटर का कोर्स है। जैसे मैथ पढ़ते हैं वहाँ कंप्यूटर का कोर्स है, उसको लैब और सब कराया जाता है। तो कंप्यूटर बहुत जानकारी का चीज़ है, और आपको अभी अगर समय मिलता है इस समय में, ताकि क्लास आपका बहुत सारा हो सकता है अभी ऑफ हो, तो इस समय कंप्यूटर आपको कोशिश करना चाहिए सीखने का, वो आपके आगे बहुत सारा काम देगा। देखिए, ये कंप्यूटर का ही ये बना हुआ है। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, जिसको सेलेक्ट करते हैं वो नीला हो जाता है। नीला होना मतलब वहां पर वो पराबैंगनी तरंग के कारण हो रहा है, और पराबैंगनी तरंग ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम किस चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जिसको हम सिलेक्ट किए वो नीला हो गया। तो पराबैंगनी तरंगों का उपयोग सही कागजात मतलब सही फाइल को पहचानने में होता है। इतना सारा फाइल यहाँ मौजूद है लेकिन ये नीला हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर अब आगे वर्क करना चाहते हैं, और ये पहचानने का काम किसने किया? पराबैंगनी तरंग ने किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आदमी है, ये सब उसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं, ये इन दोनों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये पराबैंगनी तरंग के द्वारा ही ये पहचान किया जा सका। तो पराबैंगनी तरंग के द्वारा सही कागज को पहचानने में होता है। अब एक और उदाहरण देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, अभी तो अब ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है बहुत से चीज़ों का, चाहे आईआईटी का हो, नीट का हो। एक विद्यार्थी ऐसा था, आज से 3-4 साल पहले का बात बता रहे हैं, आईआईटी का फॉर्म भरा। उसमें फॉर्म भरना पड़ता था और लिफाफे में बंद करके उसको पोस्ट से भेजना पड़ता था। अब आईआईटी कानपुर या जो भी काउंसलर होता था उसके पास भेजना पड़ता था, बाय पोस्ट जाता था। उसमें एक फॉर्म आता था, वो फॉर्म जो है बैंक में मिलता था, 500 रुपये में मिलता था। इधर कोटा वाले को, रिजर्वेशन कोटा वाले को 1,000 रुपया में जनरल वाले को। तो फॉर्म आदमी बैंक से खरीद के ले आया, फॉर्म को भर दिया, और उसमें एक सिग्नेचर आता था गार्जियन का। तो बहुत विद्यार्थी क्या करता था कि अपने से कर दिया सिग्नेचर या किसी और फ्रेंड से करवा दिया। अब वो कंप्लीट कर गया, परीक्षा दिया, कंप्लीट कर गया। अब वो सिग्नेचर का जो मिलान है उसके गार्जियन ने किया या कैसे किया, उसकी सारा मिलान अल्ट्रा वायलेट से वहाँ होता है। आप सुने होंगे काउंसलिंग, इंटरव्यू, वहाँ पे सब मिलान होता है, और वो सिग्नेचर पकड़ा गया और उसका सारा मेहनत बेकार गया। एक गलती बहुत बड़ी परेशानी के कारण बन सकती है, इसलिए गलत कभी नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का फर्जी सिग्नेचर पकड़ने का काम कौन करता है? पराबैंगनी तरंग। तो पराबैंगनी तरंग से हमारा जैसे जैसे हाथ घुमा हुआ है, ऐसे तो लगेगा कि हाँ भाई सिग्नेचर मिल रहा है, लेकिन जैसे पराबैंगनी तरंग पड़ेगा ना, तो असली आदमी क्या है कि नकली आदमी क्या है तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए पराबैंगनी तरंग से किसी भी प्रकार का नकली दस्तावेज को पकड़ने का उपयोग किया जाता है। आगे है, अगले नंबर पे चलते हैं, और अगला नंबर है के सामने, और ये है हम लोगों का इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अस्फुर दीप्ति, यानी प्रदीप्ति कह सकते हैं। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति में देखिए भाई, प्रदीप्ति क्या है? प्रदीप्ति क्या है अब इसको समझना है। ये देखिए, इस फिगर पे आपको दिखाते हैं। ये दोनों फिगर लगभग एक ही फिगर है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें।
देखिए इस फिगर को देखिए, और बड़ा कर दे रहे हैं। फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब ये 3 आदमी है, ये इसके हाथ में छाता है, यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश से पराबैंगनी तरंग आ रहा है। धूप में अभी निकलेंगे तो आपका शरीर सब झुलसने लगता है। 1-2 घंटा धूप में चल गए ना, पूरा चमड़ी जो है अगर गोरा है तो काला हो जाए। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी तरंग जो है इस पर जैसे ही पड़ेगा तो वो जो है पूरे स्किन को खराब कर देता है। देखा गया है कि ये जो स्किन डिजीज हो सकता है उसके शरीर पर। ऐसा कहा गया था कि ओजोन लेयर जो है, कहा जाता है फट गया है बहुत से देशों में। ओजोन लेयर जो है यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर ऊपर है, और वो 30 किलोमीटर मोटा पट्टी है। और 30 किलोमीटर मोटा पट्टी पर जैसे वो प्रकाश पड़ता है सूर्य का अल्ट्रावायलेट वाला, वो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। लेकिन इतने सारे कल कारखाना गाड़ी मोटर से जो इस तरह से जहरीली गैसें निकलती हैं, वे जाकर ओजोन लेयर को प्रभावित करती है, और ओजोन लेयर वहाँ पे फट गया है। जहाँ पे फटा वहाँ से सीधा अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पर आ गया। उस एरिया में जो देश पड़ा, उस देश में जो आदमी है वो जैसे बाहर निकलता है तिलमिला जाता है धूप में अल्ट्रावायलेट के कारण, और वो फिर उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए, तो ये आदमी अपने हाथ में छाता रखे हुए है, और ये है सन प्रोटेक्शन। ये सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है उसको रोकने के लिए है, और अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए ये छाता रखा हुआ है। एक बात और बता दूं, अभी के समय में आदमी जो है रंग बिरंग का छाता लेकर धूप में निकलता है, लेकिन रंग बिरंग का छाता धूप से नहीं बचा सकता। आपको गर्मी के दिनों में काला कपड़े वाला छाता लेकर धूप में जाना चाहिए, क्योंकि काला कपड़ा क्या है, ब्लैक बॉडी है, और ब्लैक बॉडी पर जैसे वो सूरज का प्रकाश तक अल्ट्रावायलेट पड़ेगा वो उसको पार नहीं होने देगा और वो रोक देगा। लेकिन वो सन प्रोटेक्शन का काम करता है, अल्ट्रावायलेट को रोकने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है येलो, ये वाजिब में सन प्रोटेक्शन क्लॉथ है, और सन प्रोटेक्शन क्लॉथ से ये तीनों आदमी सुरक्षित रह रहा है। ये लाइट अल्ट्रावायलेट इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, लेकिन इधर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इसमें है क्लाइमेट चेंज। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो जाती है, और ये क्लाइमेट को, वातावरण को प्रभावित करता है, और इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है ह्यूमन बिहेवियर, ये मानव का आचरण है। आजकल बहुत सारी कंपनियां, जो कॉस्मेटिक कंपनी है, वो कुछ ऐसा क्रीम बनाती है, कहता है कि ये धूप से रोकने के लिए लगाना चाहिए चेहरे पर या स्किन पर, आपने देखा होगा। तो वो बिकता है मार्केट में, महंगा भी है। वो आदमी लगा के निकलता है, कहता है कि धूप से बचाएगा, इसको लगा के निकलना चाहिए। तो कुछ वो कुछ प्रोटेक्ट कर भी सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर नीचे, ये है एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्किन, चमड़ी झुलस सकता है। आइज, आँख, अगर धूप में जाएंगे ना तो आँख लगेगा एकदम वाइब्रेट करने लगा है, आँख पे असर कर सकता है। इम्यूनिटी, अभी आप देख रहे हैं बहुत से आदमी कहता है कि कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहा है, लेकिन बहुत आदमी कह रहा है कि हवा में भी कोरोना है। बहुत आदमी जहाँ पर कि कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, धूप में निकलता है, उसको आता है तो उसको कोरोना का प्रभाव आ जाता है, कहता है कि धूप से हो गया। तो वहाँ पे धूप से हुआ ये, उसकी इम्यूनिटी पावर घट गई। इम्यूनिटी पावर, जो अंदर की क्षमता है शरीर का, वो इम्यूनिटी पावर उसका घट गया, और इम्यूनिटी पावर के घटने से उसकी जो है तुरंत रोग उस पर असर कर दिया, और इसलिए वो बीमार पड़ गया, उसको लू लग गया, या और बहुत सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ पर स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो सकती है अल्ट्रावायलेट से। अल्ट्रावायलेट से याद रहेगा, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है। अब आगे यहाँ पर देखिए, बेनिफिट फॉर हेल्थ। अब आप कहेंगे क्या इसका केवल हानि ही है। ऐसा नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा भी है। जैसे विटामिन डी। विटामिन डी, अभी कोरोना में 5 दवाइयाँ बहुत कारगर है। कौन कौन है? विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद आपका पैरासीटामोल, उसके बाद जिंक का टैबलेट, उसके बाद आपका फॉनिटस। ये 5 दवाई
अगर कोरोना पॉजिटिव को दिया जाता है तो ठीक होने की बहुत संभावना है। अब आगे देखिए, इसमें विटामिन डी की टैबलेट भी मिलता है, लेकिन विटामिन डी का टैबलेट खाना बेकार है, जबकि धूप में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मौजूद है। लेकिन ये तब आपको फायदा करेगा जब आप मॉर्निंग या इवनिंग में लेते हैं। अगर 12 बजे 1 बजे आप विटामिन डी लेना शुरू करेंगे धूप में, तो आपको बहुत हानि भी हो सकती है, लाभ से ज़्यादा आपको हानि हो जाएगा, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे है यहाँ पर इम्यूनी रेगुलेशन। इम्यून रेगुलेशन का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे शरीर में जो सिस्टमेटिक सिस्टम्स होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो शरीर का लीवर का प्रोसेस होता है, वो सब सिस्टम में भी कुछ फायदा होता है। क्योंकि ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब ठंडी हो जाता है, धूप का ये पावर कमजोर हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो है वहाँ पर आदमी का कुछ इम्यूनिटी कुछ गड़बड़ा जाता है। लेकिन यदि विटामिन डी और यानी कि अल्ट्रावायलेट उस पर पड़े, इसलिए कहा जाता है कि 1 घंटे कम से कम धूप में रहना चाहिए। ये दोनों इस फायदा के लिए चीज़ है। लीवर सिस्टम भी ठीक हो जाता है और शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें अल्ट्रावायलेट में ये विटामिन डी का स्रोत है और शरीर का इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और घटा क्या है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। तो ये था। अगला पॉइंट पर अब हम लोग चलते हैं और अगला पॉइंट है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर उसी फिगर को, उसी चीज़ों को फिर इस फिगर से समझाया गया है। इस फिगर से भी हम लोग उस चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए ये फिगर भी आपको अल्ट्रावायलेट वेव को समझने में बहुत मदद करेगा। जितनी तरीका से संभव है उतनी तरीका से एक चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे इंटरनल दो तरह का माइंड होता है, एक इंटरनल माइंड और एक एक्सटर्नल माइंड। आप देखे होंगे अगर किसी व्यक्ति को रोड पर चलते हुए आपने देखा है, तो बाद में अगर वो 1 साल बाद मिलता है तो लगता है कि शायद इसको कहीं देखे हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते, याद नहीं है आपको कहाँ देखे हैं, क्योंकि आपके वो एक्सटर्नल माइंड में रह गया। लेकिन अगर हम किसी स्टूडेंट को लगातार रोज किसी समय पर 1 साल तक देखते हैं, 2 साल तो देखते हैं, उसको बाद में अगर 10 साल बाद भी हम कहीं रोड पर कहीं स्टेशन पर मिलता है तो पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटरनल माइंड में बैठ गया है उसका फिगर। इसी तरह से इस बातों को समझना चाहिए हम लोगों को, इंटरनल और एक्सटर्नल दो माइंड होता है। कहा जाता है कि रिवाइज करना चाहिए किसी कोर्स को। क्यों? क्योंकि रिवाइज करते करते वो एक्सटर्नल से आपकी इंटरनल माइंड में चला जाएगा और वही आपकी असली विद्या है, वही आपकी असली प्रॉपर्टी है, वही आपका असली ज्ञान जो कहते हैं वही है जब आपके इंटरनल माइंड में चला गया। जब एक्सटर्नल में रहेगा तो आप उसे भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है, इस तरह से अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ये है यहाँ पर इनविजिबल रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। इसका हिंदी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अल्ट्रावायलेट वेव के बारे में यहाँ पर हम इसका हिंदी लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। वह 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 अदृश्य तरंग, वह अदृश्य तरंग, वह अदृश्य तरंग जो ऊर्जा का रूप है, वह अदृश्य तरंग जो ऊर्जा का रूप है, जो जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। देखिए भाई, पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग का आप देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, ये अदृश्य है। तो वह अदृश्य तरंग, ये अदृश्य तरंग है, ये दृश्य नहीं है प्रकाश की तरह। वह अदृश्य तरंग जो ऊर्जा का रूप है, जितनी भी तरंगें हैं क्या है, ऊर्जा का रूप है। लाइट क्या है, एनर्जी का रूप है। वह ऊर्जा का रूप है जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यह हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से। अब किसी किसी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं, सोच रहे होंगे कि क्या सर बल्ब से होता है? तो मेरा जवाब होगा बल्ब से भी हो सकता है, लेकिन बल्ब का जो लाइट का वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है, और जो वेवलेंथ होता है विजिबल वेव का वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है, और उतना वेवलेंथ इस बल्ब के लाइट का होता नहीं है। हेलोजन लाइट या नियॉन लाइट या सोडियम लाइट का उतना होगा,
लेकिन ये सब जो ट्यूब लाइट है या एलईडी 9 वाट का, 10 वाट का, 12 वाट का जलाते हैं, इसका उतना नहीं होगा, इसलिए इससे अल्ट्रावायलेट वेव नहीं निकल पाएगी उतनी। बहुत बहुत मामूली मात्रा में निकलेगी। अब आगे देखिए, अब आगे है यहाँ पर इस जगह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज, यहाँ पे है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, इसका जो कॉजेज है, कारण है सनबर्न। सनबर्न अभी समझा रहे थे, धूप में जाएंगे तो चेहरा ये सब रंग एकदम खराब हो जाएगा, गोरा काला बन जाएगा। काला का तो बातें अलग है। क्या हुआ जी? साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आदमी काला होते हैं। क्यों पता है? वो एकदम ऐसे एरिया में पड़ रहा है जहाँ पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है सब दिन। और आप इंग्लैंड के आदमी को देखते हैं गोरा होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूप उतना होता नहीं है सालों भर, इसलिए। तो यहाँ पे सन बर्न, इसमें से सन बर्न होता है। तो सन बर्न, सन बर्न मतलब हुआ धूप से झुलसना। इसका मतलब हुआ धूप से झुलसना, धूप से झुलसना, धूप से झुलस जाना, इसी में लू लग जाता है, फीवर बहुत हाई हो जाता है। देखिए भाई, आगे है स्किन कैंसर। आगे है आपका स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर है, ये हुआ त्वचा, त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जाना। स्किन कैंसर, त्वचा में ही कैंसर हो जाता है, तो फिर ब्लड कैंसर भी डेवलप कर जाता है। तो यह है त्वचा कैंसर। आईज कैटरैक्ट्स मतलब आँख, आँख की क्षमता, आँख की क्षमता प्रभावित होना, प्रभावित होना, आँख की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। आगे है स्किन एजिंग, त्वचा, त्वचा के झुलसने से, झुलसने से उम्र पर, उम्र पर, उम्र पर प्रभाव पड़ना, उम्र, उम्र पर प्रभाव पड़ना। देखिए भाई, अगर आप चले गए कश्मीर तरफ, तो कश्मीर तरफ क्या होगा ना कि आदमी का जो स्किन सब है ना एकदम मोटा मोटा एकदम जैसा लगेगा, कि वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, उस हिसाब से स्किन जो है डेवलप हो जाता है। और आदमी वहाँ पे रंग बहुत साफ होता है, गर्मी टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर आप वैसे एरिया में गए जहाँ पे धूप ज़्यादा है, तो वहाँ पर त्वचा के झुलसने से, जब त्वचा, आदमी जब कम एज का होता है, 15 का, 20 का, त्वचा एकदम स्किन टाइट होता है और वो उसका एज स्पष्ट होता है। लेकिन आदमी जब बड़ा जा होने लगता है, 40, 50, 60 का होने, त्वचा झुलसने लगता है। अगर आदमी धूप में लगातार काम करे तो 30 का आदमी जो है वो 40 का दिखने लगेगा, यानी उम्र पर असर पड़ेगा, क्योंकि त्वचा उसकी झुलस जाएगी और लगेगा कि ये तो 30 का है, लेकिन है 30 का, लेकिन दिखने लगेगा कैसा, 40 का। इसलिए ये भी प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पराबैंगनी तरंग क्या है, पराबैंगनी तरंग का क्या उपयोग होता है, क्या किस तरह से ये हम सभी के लिए उपयोगी है, किस तरह से ये हम सभी के लिए दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। तो ये था, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। और आगे है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं, ये अल्ट्रावायलेट, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल वेव से नीचे अल्ट्रावायलेट, सॉरी इंफ्रारेड, और इससे ऊपर अल्ट्रावायलेट, तो यही है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है, इसको देखिए, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में है यहाँ पर, ये जो है बैक्टीरिया में कुछ और होगा, इधर देखिए, देखिए यहाँ पे है 4 नंबर, 4 नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर यूज चल रहा है हम लोगों का, 4 नंबर, टू किल बैक्टीरिया। टू किल बैक्टीरिया का मतलब हुआ कि, टू किल बैक्टीरिया का मतलब हुआ कि जीवाणु, जीवाणु
जीवाणु को मारने में, जीवाणु को मारने में, देखिए भाई, जीवाणु को मारने में, तो ये जो कन्वेंशनल अल्ट्रावायलेट, कुछ होटल्स आप गए होंगे, घर में बहुत कम ही आदमी लगाता है, होटल्स में जहाँ पे आप बहुत से आदमी खाना खा रहे हैं बैठकर, वहाँ पर गेट के पास लगा दिया जाता है इस तरह का एक मशीन लगा हुआ, आप देखे होंगे। जितना कीड़ा पतंगा सब उड़ता है वो सब इस जगह जाता है, और जैसे जाता है उसमें सटिए जगह खत्म हो जाता है। ये यहाँ से अल्ट्रा वायलेट निकल रहा है और ये अल्ट्रा वायलेट उसको खींच लेता है, और वहाँ पर अंदर में एक हीटर होता है, उसमें वो जा करके चिपकता है और ख़त्म हो जाता है। ये अल्ट्रा वायलेट का काम है बैक्टीरिया को मारने में। तो बैक्टीरिया को मारने में किसका उपयोग होता है? पराबैंगनी तरंग का। तो बैक्टीरिया को मारने में किसका उपयोग होता है? पराबैंगनी तरंग का। अब यहाँ देखिए, डैमेजेज स्किन, ये अभी तो पढ़ाई है, डैमेज करता है स्किन को, कैन नॉट गो पास टॉप लेयर, यानी कि टॉप लेयर पर ये जो है उपलब्ध होकर उसके सिस्टम को डैमेज कर देता है। आगे अब आपको इसी का फिगर हम आगे दिखा रहे हैं, जो कि उस तरफ है। यहाँ देखिए, जब बैक्टीरिया सब मर जाएगा तो वो जो जगह है क्या होगा? एकदम साफ सुथरा। यही मशीन है जिससे बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है, और ये जो देख रहे हैं आप, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, बैक्टीरिया मुक्त हो गया है। तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप कहते हैं कि बहुत चार्ज लग जाता है, एक दिन रखे इतना बिल बन गया। तो उस सब का हॉस्पिटल को मेंटेन करने में, सरकार का हॉस्पिटल इतना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो प्राइवेट ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है जो कि इस चीज़ों को मेंटेन करता है, बहुत नीट एंड क्लीन होता है। तो वहाँ तो उसको मेंटेन करने में बहुत खर्चा होता है, इसलिए वो जाएगा कहाँ? पेशेंट पे लगेगा, तो पेशेंट पे लगता है। तो ये था, बैक्टीरिया जब मर जाता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, इस प्रकार से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट वेव का उपयोग हम लोग किस किस में करते हैं? फिंगरप्रिंट को पहचानने में। उसके बाद दूसरा उपयोग किस में करते हैं? कागजात को पहचानने में, फर्जी कागजात को पहचानने में। तीसरा क्या उपयोग करते हैं? फिंगरप्रिंट तो बोल दिए। प्रदीप्ति में, प्रदीप्ति में करते हैं। और चौथा क्या यूज करते हैं? चौथा बैक्टीरिया को मारने, है ना? तो ये सब इसका यूज था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है यहाँ पर, यह है आवर सन इन अल्ट्रा वायलेट। देखिए भाई, इस फिगर में देखिए, ये फिगर उपयोग वाला नहीं है, ये फिगर है, ये हम लोगों की पृथ्वी है, इट इज आवर अर्थ। ये हम लोगों का क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ से सूर्य के प्रकाश का अल्ट्रा वायलेट लाइट पृथ्वी पे पड़ रहा है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ रहा है, ये सन से आ रहा है, ये सन से आ रहा है अल्ट्रा वायलेट। ये जो पड़ रहा है, जिस हिस्से पे पड़ रहा है, अभी आप जाएंगे तो देखेंगे पेड़ पौधा जो हम लोग खेत में लगाए हैं झुलस जाता है, पानी देते देते परेशान हो जाते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट के कारण होता है, एकदम बहुत इसमें आग जैसा शक्ति होती है, और इसके चलते जहाँ पे ये पड़ता है झुलस जाता है। बहुत से स्थानों पे जंगलों में आग लग जाती है, और इस समय में आप देखे होंगे गर्मी के समय में आग बहुत लगती है, क्योंकि बहुत तेजी से जो ज्वलनशील क्षमता है वो बहुत तेज अभी होती है, और इसलिए आग बहुत तेज से लगता है। तो अल्ट्रावायलेट इस प्रकार से पृथ्वी के सतह को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे। आगे अब बढ़ते हैं। अगला नंबर अब आ गया है एक्स रेज। देखिए भाई, अगला नंबर है एक्स रेज। देखिए एक्स रेज क्या है? एक्स रे किसे कहते हैं? एक्स रेज were discovered by the German physicist W. Röntgen। इसका मतलब हुआ एक्स एक्स किरणें, एक्स किरणें, एक्स किरणों का खोज, एक्स किरणों का खोज एक जर्मन भौतिक विद
विलियम, डब्ल्यू मतलब भैया विलियम, विलियम रॉन्टजेन, विलियम रॉन्टजेन ने किया। These rays are of atomic origin and produced, ये किरणें परमाणविक, ये किरणें परमाणविक मूल से उत्पन्न होती है, होती है। When a target of an element having a high atomic number is bombarded by fast moving electrons, जब तीव्र, जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन उच्च परमाणु संख्या वाले तत्वों पर प्रहार करता है। X-rays have frequency in the range of X किरणों की आवृत्ति 8 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻19 हर्ज के बीच होती है। X-rays possesses a high penetrating power. X किरणों की भेदन, भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। तो ये था इंग्लिश और ये है इसका हिंदी। एक्स किरणों का खोज एक जर्मन भौतिकविद विलियम रॉन्टजेन ने किया। ये किरणें परमाणविक मूल से उत्पन्न होती हैं। परमाणविक मूल मतलब परमाणु में विस्फोट होगा ना तो किरण निकलेगा, तरंग निकलेगा। परमाणु के टूटने से जो तरंग निकलेगा वही तरंग क्या है, क्या है ये एक्सरेज। ये जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन उच्च परमाणु संख्या हाई एटॉमिक नंबर, जैसे मॉलिब्डेनम हाई एटॉमिक नंबर होता है, उस पर जब इलेक्ट्रॉन को डाला जाएगा बहुत तीव्र गति से तो एक्स किरणें निकल जाएगी, एक्स किरणें निकल जाएगी। एक्स किरणों की आवृत्ति 8 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻19 हर्ज के बीच होती है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है, इसलिए जब इस पर पड़ेगा ना मांस उस सब पार कर जाएगा, हड्डी को पार नहीं कर पाता, इसलिए हड्डी का फोटो आ जाता है एक्सरे जब करवाते हैं तो। ये एक्स किरणों की भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। ये था आपका एक्स किरणें क्या है। अब चलिए आगे बढ़े हम लोग इस पर, और आगे है अब इसके लिए रिमेंबर पॉइंट्स। रिमेंबर पॉइंट्स नंबर 1, the X-rays
इज ऑब्जर्व इन द upper layer of ultraviolet wave। इसका हिंदी हुआ एक्स किरणें पराबैंगनी तरंग के ऊपरी स्तर में होती है। एक्स किरणें पराबैंगनी तरंग के ऊपरी स्तर में होती है। नंबर 2, एक्स रेज is discovered by scientist William Rontgen। देखिए भाई, कहीं कहीं जी के स्थान पे जेड लिखा रहता है, इट इज़ नॉट मैटर, इसलिए उसके मेन प्रोनाउंसिएशन पर जाना चाहिए। उसमें कहीं कहीं वो उस तरह से लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स में यहाँ पे जी के स्थान पे जेड मिलता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। आगे है, इसका हिंदी हुआ विलियम रॉन्टजेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्स किरणों का खोज हुआ। विलियम रॉन्टजेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्स किरणों का खोज हुआ। नंबर 3, एक्स-रेज इज डिस्कवर इन 1895। एक्स किरणों का खोज 1895 में हुआ। एक्स किरणों का खोज 1895 में हुआ। आगे है, अगला नंबर है एक्स रेज इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताए थे कि एक्स किरणें या सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग हम लोग निकाले थे, इतना होता है, पिछले क्लास में निकाला गया है, इतना वेग होता है। एक्स किरणों का वेग, गामा किरणों का वेग, पराबैंगनी किरणों का वेग, सभी का वेग बराबर होता है। यानी एक्स किरणें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। एक्स रेज इज द electromagnetic wave which can move in vacuum, which can move in vacuum। देखिए भाई, एक्स किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकता है। एक्स किरणें एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में भी चल सकता है। एक्स रेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच कैन मूव इन वैक्यूम। और ये आपको इतनी सी बात को इसमें से याद रखना है, बाकी आपका इसको यूज बताते हैं, इसका यूज क्या क्या है। आज हम लोग गामा वेव तक पूरा करेंगे। 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें हम लोग 6ठे नंबर पर है, 7वां नंबर तक पूरा करेंगे और उसके बाद तब अगले दिन आगे बताएंगे। आज हम लोग गामा वेव तक अभी चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा धीरज बना के रखिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। पहला यूज क्या है इसका, देखिए भाई, यूज एक्स किरणों का उपयोग एक्स
किरणों का उपयोग। देखिए ध्यान से समझते जाना है। जैसे अभी पराबैंगनी का उपयोग देखें क्या क्या होता है, अब एक्स किरणों का क्या उपयोग है। पहला, इन सर्जरी। इन सर्जरी, इन सर्जरी का हिंदी क्या होता है? सर्जरी का हिंदी होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा जो चीरफाड़ होता है, ऑपरेशन जिसको कहते हैं। शल्य चिकित्सा में डॉक्टर के पास अगर अभी किसी का फेफड़ा में दर्द हो रहा है, कहता है एक्सरा करा के लाइए। पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पर बच्चा आलपिन निकल गया, सिक्का निकल गया, कहता है एक्सरा करा के लाइए। एक्सरा के बाद देखा जाता है, तब एक और चीज़ होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन वो बाद का चीज़ है, पहले है एक्सरा। कहीं पे हड्डी मचक गया, कुछ हो गया, टूट गया एक्सीडेंट से, तो एक्सरा करा के लाइए। क्या देखता है डॉक्टर उसमें? एक्सरा जैसे होगा ना, माँ सबको ये एक्सरा पार कर देता है। अभी बताए थे वेदन क्षमता बहुत है, मांस तो सब पार हो जाता है एक्सरे, और ये हड्डी को पार नहीं कर पाता है, इसलिए हड्डी का फिगर इस पे आ जाता है। डॉक्टर इसको देखता है, यार डॉक्टर देख रहा है, ये देख रहा है कि कहाँ पर इसमें फेफड़ा में क्या जमा हुआ है, उस हिसाब से फिर वो दवाई चलाता है। देख लेता है कि हार्ट हार्ट में किसी को दर्द हो रहा है, कहेगा एक्सरा कराइए, तो देखेगा हार्ट का साइज क्या है, फुला हुआ हार्ट है या क्या है, पंप में प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सरा सबसे पहला हो गया। और बता दूं आपको, एक्सरा का खोज करने वाले वैज्ञानिक, अपने इसी खोज के कारण उनकी मौत हो गई। बहुत दर्दनाक बात है। और रॉन्टजन वैज्ञानिक 1895 में इन्होंने खोज किया एक्सरे का, मात्र 2 वर्षों के बाद उनकी मौत हो गई, और कारण बना एक्सरे। क्योंकि वो जो प्रयोग कर रहे थे, वो जो एक्सरे का प्रयोग कर रहे थे, उस प्रयोग को आपको समझाते हैं। यहाँ पर इस तरह से वो प्रयोग कर रहे थे। देखिए भाई, हड़बड़ करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, हड़बड़ी में पढ़ाई बड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। धैर्य जब तक नहीं होगा तब तक बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब है, ये विसर्जन नली है, इसमें गैस नहीं है। और यहाँ पर ये एक प्लेट है, और ये इधर से ये एक नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी वेव को इस पर डाला गया है। इट इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये डाला गया है, तो ये डाला गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव को डाला गया किस पर? ये हार्ड मेटल, बहुत कठोर सतह होता है, मॉलिब्डेनम, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये बहुत कठोर होता है। मॉलिब्डेनम, एमओ इसका सिंबल होता है। ये मॉलिब्डेनम पर डाला गया। जैसे डाला गया ना, तो यहाँ से किरण निकला, और ये जो किरण निकला ना, यही किरण एक्सरे हुआ। इट इज एक्सरे, ये एक्सरे हुआ, यही एक्सरेज हुआ। ये जो एक्सरे हुआ ना, तो जब पहले तो पता नहीं था कि एक्सरे का कैसा प्रभाव होगा, क्या होगा। रॉन्टजन वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, वो तो खोज ही कर रहे थे, पता ही नहीं था कि एक्सरे कैसा होगा। तो ये यहीं पर ना ऐसे हाथ अपना वो रखते थे कि देखते हैं क्या होता है, इस पर तरंग आ रहा है, क्या हो रहा है, हाथ गर्म होता है, क्या होता है। ऐसा प्रयोग वो कई बार कर चुके, और ऐसा प्रयोग करने से डायरेक्ट एक्सरे उनके हाथ पे जा रहा था, और उनके हाथ में हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। मांस को तो पार करिए गया, लगातार देने से क्या हो ना, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया। पूरी उनकी हाथ की हड्डी जो है, जिसको कहते हैं गलना, वो गल गया। बताइए कितना हानिकारक तरंग है। गाँव समाज में भी आप सुने होंगे, बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, खून घट जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो मशीन आया है वो तो अच्छा मशीन आ गया है, अब उतना हानि नहीं करता है। लेकिन ये जो प्रयोग हो रहा था ना, ये तो मशीन तो था ना, डायरेक्ट प्रयोग हो रहा था। यहाँ पे हाथ रखने से रॉन्टजन वैज्ञानिक का पूरी हाथ की हड्डी सड़ गई, उसका इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हो गया, मात्र वो 2 साल के बाद मर गए। वो वैज्ञानिक जिसने एक्सरे का खोज किया, जिसका दुनिया आजकल डॉक्टर मेडिकल साइंस में एक्सरे का यूज हो रहा है, जिससे बहुत आदमी का जान बच पाया। क्योंकि अंदर का किसने देखा है? डॉक्टर एक्सरे का ही देखता है, और वो वैज्ञानिक एक्सरे के कारण ही मर गए। तो समझिए, बहुत बड़ा खोज था वैज्ञानिक रॉन्टजन का। तो ये था एक्सरे।
तो यहाँ पर से पता चल जाता है कि शल्य चिकित्सा में किस प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर देख करके बता देते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और फिर ऑपरेशन हो जाता है। समझ गए? पहला नंबर, एक्सरे का उपयोग किस में होता है? सर्जरी में होता है। दूसरा पे चलते हैं। दूसरा, ये फिगर भी उसी से रिलेटेड है। ये फिगर, ये पूरा इसका फेफड़ा का यहाँ से यहाँ तक का एक्सरे किया गया है। इसमें देखिए कैसा दिखाया गया है, मसल्स दिखाया गया है, फ्लूइड दिखाया गया है, चीजों को दिखाया गया है। ये एक्सरे किया गया, इधर का एक्सरे नहीं हुआ, इधर का नहीं हुआ। कितना सा का एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद देखिए कि मांस को ये कैसे एक्सरे पार कर जाता है। तो पूरे मांस को ये पार कर जाता है, केवल हड्डी का फिगर आता है। अब अगला जो दूसरा नंबर है, अगला जो दूसरा नंबर है हम लोगों का नंबर टू प्रयोग आपको अब दिखा रहे हैं। और नंबर 2 देखिए, इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करने में, यानी कि रेडियोथेरेपी, ये हो गया रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी उसे कहा जाता है जबकि रेडियो तरंग, जो पीछे पढ़े थे, रेडियो तरंग को उस स्थान पे डाला जाता है और वहां पर वाजिब में एक्स किरणों का सहायता से ही उसका यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर जो है इस एक पेशेंट का रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। उस जगह पर वो एक्स किरणों को डाल रहे हैं और वहां से उसके पूरे चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं और उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किसी किसी को किडनी में स्टोन हो गया तो बोलता है ऑपरेशन कराइए, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि आजकल किडनी का स्टोन बिना ऑपरेशनों का ठीक हो जाता है। कैसे भाई? तो रेडियोथेरेपी किया जाता है, उसमें उसी जगह पे डाला जाता है रेडियो इस एक्सरे को और धीरे 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 पत्थर को ना गला देता है। ऑपरेशनों ने करना पड़ा, बाहर से हो गया। तो रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। अगला नंबर है हम लोगों का, अगला नंबर देखिए यहाँ पर, ये जो मशीन आपको दिखाया गया है ये वाजिब में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। ये जो मशीन है ये है इंजीनियरिंग, देखिए भाई, इंजीनियरिंग का हिंदी क्या होता है? अभियंत्रण। अभियंत्रण में, अभियंत्रण मतलब अभियंत्रण, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभियंत्रण क्या है? इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के बहुत से चीज़ों में यहाँ पे इस आदमी का जो रेडियोथेरेपी का जो सिस्टम डेवलप किया गया है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी एक इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसलिए कह सकते हैं कि एक्स किरणों का उपयोग किस में होता है? रेडियोथेरेपी के बाद इंजीनियरिंग में होता है। इट इज़ द एक्स रेज, यहाँ पर एक्स रेज के सहायता से उसका इलाज किया जा रहा है एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में इसका उपयोग होता है। अगला नंबर है आपका इन सर्च। इन सर्च का मतलब ये हुआ कि जांच करने में। देखिए भाई, इन सर्च का मतलब हुआ खोजबीन करने में, खोजबीन करने में। देखिए रेडियो स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन और बड़ा बड़ा स्टेशन, जो भागलपुर में होगा या कवरनगर में नहीं होगा, बड़े बड़े स्टेशन में जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ क्राइम की ज़्यादा संभावना है, वहाँ स्टेशन पर घुसते समय बैग जो पास में होगा ना, तो रखना पड़ेगा। एक मशीन होता है और उस मशीन में एक्सरे का सिस्टम जाता है और वो बैग यदि उसमें चाकू या बंदूक कुछ होगा ना, गन पिस्तौल, तुरंत एक्सरे से पता चल जाएगा उसमें है। और आप जो है यहाँ पे पुलिस रहेगा, ऐसे लगा के देखता है, उसमें एक्सरे का सिस्टम होता है, बटन दबाता है, वो चेक कर लेता है। तो अगर कुछ है तो तुरंत उसको पकड़ा जाएगा। इसलिए छानबीन करने में किसका उपयोग होता है? एक्सरे का। ये चश्मा दिखाया गया है, ये चश्मा एक्सरे से रिलेटेड है और इसमें जैसे एक्सरे पड़ेगा ना, उसको सारी चीज़ें जो है सब कुछ दिखने लगेगी। इसलिए चश्मा यहाँ दिखाया गया है ताकि आप समझ सकें कि छानबीन करने में, खोज करने में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब अगला पॉइंट है, ये भी उसी तरह का चीज़ है और इसमें भी हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं किसी चीज़ों को पॉइंट आउट करने में, कोई चीज़ मान निकालने में, किसी चीज़ों में भेदन क्षमता को बढ़ाने में हम लोग इसका एक्सरे का यूज करते हैं। और अब ये देखिए, यहाँ पर हम पीछे बताए थे इंजीनियरिंग में इसका उपयोग इंजीनियरिंग में होता है। तो यहाँ जो ये जो दिखाया गया है मशीन, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ये यहाँ से एक्स
किरणें जनरेट होती है। तो इस जगह जो है ये एक्स किरणें जनरेट हो रही है, एक्स रेज। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है, एक्स रेज उत्पन्न हो रही है, एक्स रेज। और इसके बारे में पीछे भी बता चुके हैं कि इंजीनियरिंग में अभियंत्रण में एक्स किरणें उपयोग होती है और एक्स किरणों की सहायता से बहुत चीज़ों का मान निकालने में आसानी होती है, बहुत चीज़ों को डिटेक्ट पहचानने में आसानी होती है, क्योंकि इसके सहायता से ही देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एरोप्लेन है, एरोप्लेन आपने सुना होगा कि एरोप्लेन जो ऊपर उड़ता है एरोप्लेन, उसमें खतरा बहुत 100% है। साइकिल से अगर कोई चल रहा है रोड पर, टकरा गया, मरेगा नहीं, गोड़ हाथ टूटेगा, गिरेगा, बच जाएगा। कार से एक्सीडेंट होगा, कुछ की जान जा सकती है। ट्रेन से एक्सीडेंट होगा, कुछ बचेगा कुछ जाएगा। एरोप्लेन से एक्सीडेंट होगा ना, कोई नहीं बचेगा। कारण सबसे पहले तो ऊपर में उड़ रहा है, दूसरा स्पीड सबसे ज़्यादा, बहुत स्पीड है उसका, और उतना स्पीड में अगर वो एक्सीडेंट हुआ तो कोई नहीं बच पाएगा। एक्सीडेंट ज़्यादातर होता है, संभावना है कि वहाँ जो अंदर में एक भी कील से अगर हवा पार कर गया अंदर तो उसमें विस्फोट होगा। तो उसको जांच कैसे करता है, एक्सरे से। एक्सरे की सहायता से ही एरोप्लेन की एक एक जगह का जांच किया जाता है। बड़ा सा वर्कशॉप होता है, अंधेरा होता है, उसमें उसमें एक्सरे मशीन से इसी तरह से उसमें डाला जाता है और डाल करके पूरा एरोप्लेन का जांच किया जाता है। और क्योंकि ये लाइट डालने से पता नहीं चल पाता, दिखता नहीं, एक्सरे जैसे डालेगा तो वहाँ फिगर तुरंत आ जाएगा कि कहाँ पे छेद है, कहाँ पे कांटी खुला हुआ है, पता चल जाएगा। अब आप ये बात जब उठ ही गया है तो एक बात और आपको बता दें, कल्पना चावला का नाम बहुत अमर हो गया है देश में, इंडिया में खास करके। कल्पना चावला को एक अंतरिक्ष यात्री के नाम से जाना जाता है। बहुत से एनसीईआरटी बुक में भी कवर पृष्ठ पर कल्पना चावला का फोटो दिया गया। आपने पता होगा कल्पना चावला इंडिया के पंजाब की थी और वो अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुई थी नासा में। और उसके बाद उनका शटल जब भेजा गया था तो इधर से भेजते समय ही एक कील जो है स्क्रू टाइप का वो खुल गया था, क्योंकि इधर तो हवा का दबाव बहुत है, उधर हवा का दबाव कम है। एक कील जो है खुल गया था, उधर हवा के दबाव कम था तो उधर तो चला गया। लेकिन यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे नासा का, जो मिशन पर काम कर रहे थे, वो उनको पता चल गया था कि कील उड़ा है, अगर उधर से लौटेगा तो इसमें हवा प्रवेश करेगा, विस्फोट होगा। बहुत दिन तक विचार करते रहा वैज्ञानिक कि क्या किया जाए, यहाँ से दूसरा शटल भेजकर उस सब अंतरिक्ष यात्री को उस पर शिफ्ट करके उस पर लाया जाए, क्या किया जाए, सोचते रहा। वो भेज करके उस सब वैज्ञानिकों, क्योंकि वहाँ धरती तो है नहीं, निकल करके उसमें जाएगा, उपाय नहीं था कुछ। वैज्ञानिक 16 दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि क्या किया जाए, कोई विकल्प नजर नहीं आया। अंत में उस शटल को वापस बुलाया गया और वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें विस्फोट हो गया और वो सारे अंतरिक्ष यात्री मारे गए। बहुत दुखद दुर्घटना थी, लेकिन वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि ऐसी घटना होगी, क्योंकि उसमें एक स्क्रू जो है इधर से जाते समय खुला था, उसी में हवा का प्रवेश हुआ और विस्फोट हो गया। बाद में इस पर क्वेश्चन भी उठा, जांच भी बैठा कि क्या जानबूझकर उस अंतरिक्ष यात्री को मारा गया। तो उसका रिपोर्ट आया कि ऐसा नहीं था, वैज्ञानिकों के पास कोई विकल्प नहीं था दूसरा, और इसलिए ऐसी घटना हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर एरोप्लेन जैसे चीज़ों में एक भी कांटी कील अगर खुलती है, हवा के प्रवेश से आग लग सकती है, और उसका जांच करने में उपयोग होता है किसका, एक्स किरणों का। एक्स किरणों से ही इसका जांच संभव है, दूसरे से नहीं है। ये था एक्स रे। आगे बढ़े हम लोग, और आगे अब हम लोगों का ये यहाँ तक पूरा हो गया है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, और आगे हम लोगों का गामा वेव है। आज मैंने कहा है गामा वेव तक हम लोग आज पहुँचेंगे। It's this गामा वेव। गामा वेव थोड़ी देर में स्टार्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 टाइप का होता है। 6 टाइप हम लोग का पूरा हुआ, बस 7वां नंबर पर हम लोग चलने वाले हैं, और आपके सामने आ गया है गामा वेव। देखिए भाई, ये है गामा वेव। गामा वेव अब सामने है, गौर कीजिए गामा वेव क्या है। गामा वेव
इसको हम लोग गामा तरंग कह सकते हैं। सिंबल में हम लोग ऐसे करके भी लिखते हैं गामा, ये हुआ तरंग या किरणें भी कह सकते हैं, गामा तरंग या गामा किरणें। देखिए इसका हिंदी क्या है। These waves are on nuclear origin and range from यह तरंग नाभिकीय मूल से प्राप्त होता है और 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 इसका आवृत्ति स्तर 3 × 10⁻19 हर्ज से 5 × 10⁻20 हर्ज होती है। गामा तरंगों की ऊर्जा बहुत उच्च पाई जाती है। यह मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए भाई, गामा वेव, these waves are on nuclear origin and range from 3 × 10⁻19 to 5 × 10⁻20 Hz. Gamma rays are highly energetic radiation and are mainly emitted by radioactive substances. गामा तरंग नाभिकीय मूल से प्राप्त होता है और इसका आवृत्ति स्तर 3 × 10⁻19 हर्ज से 5 × 10⁻20 हर्ज होती है। गामा तरंगों की ऊर्जा बहुत उच्च पाई जाती है। यह मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा प्राप्त होता है। ये इसका डेफिनेशन था, डेफिनेशन लिख चुके। 22 ना, ये 22 होता है, कहीं कहीं पे 20 आ जाता है, लेकिन वाजिब में ये 22 ही आपको लिखना चाहिए। 22 ही याद रखिए, ये 22 है। ओके, अब आगे है इसमें, देखिए यहाँ पर है रिमेंबर पॉइंट। ये रिमेंबर पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें से सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए भाई, ये रिमेंबर पॉइंट है नंबर 1। इट इज डिस्कवर बाय बैक्वेरेल एंड क्यूरी। इसमें ज़्यादातर उपयोगिता बैक्वेरेल का ही है, लेकिन अगर आप इस पर खोज करेंगे ना तो पता चलेगा कि बैक्वेरेल के बाद क्यूरी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, इसलिए कह सकते हैं बैक्वेरेल एंड क्यूरी। लेकिन वाजिब में अगर दोनों का ऑप्शन आ जाए तो वहाँ बैक्वेरेल का नाम होगा। इसका खोज बैक्वेरेल और क्यूरी ने किया। इन 1896 गामा वेव इज डिस्कवर्ड बाय रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता के आधार पर 1896 में गामा तरंगों का खोज हुआ। इट इज ऑब्जर्व बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। यह परमाणु के नाभिक के विस्फोट के कारण प्राप्त होता है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। इसका आवृत्ति बहुत उच्च पाया जाता है। इट्स
वेवलेंथ इज वेरी लो, इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। चलिए नोट कर लिए सब कोई। तो पहला नंबर है कि इसका खोज बैक्वेरेल और क्यूरी ने किया। गामा तरंग का खोज 1896 में हुआ। ये जो है परमाणु के नाभिक के विस्फोट के कारण प्राप्त होता है। इसकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है और इसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे है इसका क्या है, यूजेज। देखिए यूजेज, यूजेज में नहीं, ये भी इसका रिमेंबर पॉइंट में ही है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोट्रॉन ऑल्सो, यह साइक्लोट्रॉन के द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, यह है साइक्लोट्रॉन। इसका हिंदी नहीं होता, नाम है एक मशीन का, इसको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे, वो सिलेबस में है। ये यहाँ पर आया है यूज के रूप में। यह है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। तो यह साइक्लोट्रॉन के द्वारा भी उत्पन्न होता है, यह साइक्लोट्रॉन के द्वारा भी उत्पन्न होता है। इसमें 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट आप लिख चुके हैं। और अब अगले नंबर पे चले। अगला नंबर में है यूजेज। इसका यूज क्या है, देखिए भाई, यूजेज गामा तरंग का उपयोग, गामा तरंग का उपयोग, गामा तरंग का उपयोग, यूजेज ऑफ गामा वेव इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार में। यह है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। देखिए भाई, गामा तरंगों का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या है। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, ऐसा चीज है, आपने सुना होगा कैंसर का कहता इलाज नहीं होता है। आखिर है क्या कैंसर जिसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है। कोरोना, कोरोना को बहुत बड़ी बीमारी के रूप में माना जा रहा है, लेकिन अगर सोच के देखेंगे, जरी सी सावधानी रखेंगे, तो कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना जिसको हो भी गया है पॉजिटिव, अगर केवल वो 3 बार सुबह दोपहर और शाम 3 बार गर्म पानी के साथ नींबू डाल करके अगर पिएंगे, अभी हम बोले थे विटामिन सी, विटामिन डी का उपयोग तो आपको धूप में हो जाएगा। विटामिन डी की कमी वाले को भी कोरोना का प्रभाव होता है, तो विटामिन डी तो धूप में मिलेगा, विटामिन सी वही गर्म पानी में नींबू दे करके अगर आप पीते हैं, तो कोरोना का वायरस जो यहाँ पे होता है फेफड़ा से गला तक, जिसमें आदमी को बाद में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन बकने लगता है, तो वो से नहीं ले पाता है, जम कर देता है कोरोना पूरा। तो उसके लिए आपको नींबू गर्म पानी में डालकर अगर आप सुबह शाम दोपहर 2 दिन लेंगे, एक हो गया। दूसरा दूसरा गर्म पानी को कटोरा में लेकर के अगर उसमें थोड़ा सा भिक्स, भिक्स देखिए उनमें बोतल में आता है, उसको भिक्स को डाल देंगे और उसका सांस पूरा कपड़ा से ढक करके उसका सांस लेंगे, तो कोरोना वायरस देखा गया है, हमारे परिवार में भी कुछ आदमी जो रिलेशन में थे उसको भी देखा गया कि ठीक हो गया इससे, तो वो वायरस खत्म हो जाता है। और 5 ठो दवाई है, पैरासीटामोल, विटामिन सी, विटामिन डी, और एक है जिंक का टेबलेट, और एक है एक आता है सिरप जिसका नाम है इडिस्पार्क, उसको लेना है बस। कोरोना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचेंगे सर्दी खांसी हुआ है क्या प्रॉब्लम है, तो 7वां 8वां दिन तो सांसें लेने में दिक्कत हो जाएगा, 9वां 10वां दिन पाड़े हो जाता है। इसलिए सब सावधानी रखना है। कोरोना जिसको सावधानी रख रहा है उसके लिए कुछ नहीं है, जो लापरवाही कर रहा हो जा रहा है, इसलिए सावधानी रखना है। देखिए, तो यहाँ पे आज हम कैंसर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है, बट आई एम सॉरी कुछ, क्योंकि टॉपिक को जैसे छोड़ेंगे फिर अगले दिन कल होगा, फिर जो आपका भी पढ़ने का सिलसिला है, समझने के लिए ध्यान स्थिर हुआ है, वो फिर समझने में दिक्कत होगी। तो गौर कीजिए, समझिए।
कैंसर है क्या? कैंसर का जहाँ तक बात है, यहाँ पर मान लीजिए ये किसी आदमी का शरीर है, ये किसी आदमी का शरीर है, हाथ है, पैर है, गला है, लीवर है, कुछ भी है। उस लीवर में अगर यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पर घाव हो गया, यहाँ पर घाव हो गया, ऊपर में घाव हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटॉल गर्म पानी से सेकते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, 1 सप्ताह घाव भुस्सा उड़ जाता है, खत्म। यही घाव जो कि ऊपर में आराम से खत्म हो गया, अगर यही घाव अब शरीर के अंदर हो गया तो पहले धीरे धीरे दर्द होता है। आदमी सोचता है कोई बात नहीं, कहीं कुछ तो है नहीं, नो प्रॉब्लम। तब तक महीना 1.5 महीना होने लगता है, वो घाव जो अंदर वाला है वो जब पकने लगता है तो अब वही कहता है कैंसर का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। पहला स्टेज में था तो डॉक्टर तो इसको इलाज करके, हो सकता है अगर हाथ पैर में है तो काट के निकाल देगा, पूरा शरीर क्लियर, कैंसर क्लियर। लेकिन अगर ये बढ़ा तो ये तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है तो ये ब्लड में आगे बढ़ रहा है, यहाँ भी घाव हो जाएगा, यहाँ भी घाव हो जाएगा, ऐसा घाव हो जाएगा पूरा शरीर, डॉक्टर का देगा अब गिनती का दिन है, तो अब बचाना मुश्किल है। तो यही जो घाव अंदर में होता है इसी को हम लोग कैंसर कहते हैं, इट इज कैंसर। यही कैंसर है, इसी को कैंसर कहते हैं जो अंदर में घाव है। इसीलिए इसका इलाज आसान नहीं है। अंदर में घाव हो गया तो ऑपरेशन करके निकाल सकता है, अगर वो बढ़ गया तो फिर डॉक्टर के बस की बात नहीं, अब पूरे शरीर में हो गया, किधर ऑपरेशन करेगा वो, इसलिए लाइलाज हो जाता है। कैंसर समझ गए, व्हाट इज कैंसर समझ गए, कैंसर क्या है? तो कैंसर शरीर के एक अंदर किसी भी पार्ट में, किसी को पुड़िया सब खाता है तो यहाँ गला में यहाँ भी हो जाता है, तो कहीं भी हो सकता है। तो कैंसर एक ऐसा चीज है जो शरीर के अंदर एक घाव है। आगे बढ़ते हैं, इसका उपचार कैसे होगा? इसका उपचार किया जाता है कैंसर के उपचार में, इसको देखिए ब्रेन ट्यूमर हो गया, यहाँ लाल लाल दिख रहा है, ये ट्यूमर हो गया इसको। अब माथा उसका बराबर दर्द करेगा, जब ये दर्द करेगा तो अब इसको डॉक्टर, इसको देखिए ट्यूमर कहाँ हुआ है, पेट में हुआ है। जो ट्यूमर पेट में भी होता है, ब्रेन में भी होता है, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं उसको, उसको लिवर ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर भी एक प्रकार का बाद में कैंसर का ही पार्ट बनता है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं इसमें, ये तो हम लोग इसमें आए, देखिए यहाँ पर और कुछ डायग्राम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए इसमें इन मेकिंग होल, इन मेकिंग होल, इसमें तो वो फिगर आपको पहले ही दिखा दिए हैं। देखिए तो इसमें क्या हुआ कि अब इसके शरीर पर यहाँ पर एक थेरेपी किया जाएगा। थेरेपी क्या करेगा भाई, यहाँ पे गामा वेव डाला जाता है। इस पे क्या डालते हैं, गामा वेव। ये हर जगह नहीं होता है, कहिएगा भागलपुर में होगा, इसका इलाज तो नहीं होगा। इसके लिए कैंसर हॉस्पिटल है पटना में, जो कि और बहुत अच्छा हॉस्पिटल इंडिया में मुंबई में है, तो बहुत आदमी वहाँ जाता है इलाज कराने। इस पर न डाला जाता है और ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। समझ सकते हैं हम लोग, रेडियो वेव से लेके गामा वेव तक आ चुके हैं। रेडियो वेव, ये मोबाइल रेडियो टीवी सब चल रहा है, ये कहता है कि अगर लगातार सुनते रहे किसी का कान खराब हो जाता है, किसी का आंख देखते देखते खराब हो जाता है। रेडियो वेव से कितना ऊपर गामा वेव आ चुके हैं, ये अगर लोहा पे डालेंगे ना गामा वेव, लोहा को छेद करके पार हो जाएगा। आदमी पे डाला जा रहा है, ट्यूमर पर, आदमी का तो हालत खराब हो जाता है। लेकिन बचने के लिए ऐसे भी मर रहा है तो उपाय कर रहा है आदमी, जब तक सांस तब तक आस। तो यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ये गामा वेव डाला जा रहा है और ये संभावना है अगर तकदीर साथ दिया ईश्वर तो ये धीरे धीरे कुछ का ठीक हो भी जाता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये उपचार गामा वेव के द्वारा किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है, गामा तरंग का। तो गामा तरंग का उपयोग हम लोग कैंसर में उपचार में करते हैं। यह है कैंसर क्या है और कैंसर का उपचार हम लोग गामा तरंग से करते हैं। आगे बढ़ें, आगे ये जो तरंग आपको हम दिखा रहे हैं, ये गामा वेव अलग अलग स्रोत से निकल करके आती है और अलग अलग स्रोत से निकल करके जब जाती है तो पूरा सिस्टम को वो कन्वर्ट कर देती है और फिर रिफ्रेश कर देती है और तब वो जो बीमारी है उसका ठीक हो जाता है। आगे है इसमें, अब अगला नंबर है इन मैकिंग होल इन मेटल्स, धातुओं में छेद करने में। देखिए भाई दूसरा यूज है
धातु में छेद करने में, धातु में छेद करने में। देखिए भाई, अभी तुरंत बोले थे कि धातु में छेद करने। उदाहरण हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अच्छा उदाहरण हम तो आपको भाई बताएंगे कि देखो भाई, हम लोग जो वेल्डिंग वाले के पास जाते हैं, वेल्डिंग वाला ना चदरा रहता है यहाँ पे, उसमें कुछ लगाता है, यहाँ पे इससे से मारता है, छेद हो जाता है, तुरंत उसी में फिट करके फिर दीवार बैठा देता है। एक उदाहरण हुआ। दूसरा, जितना जेवर पहनते हैं हम लोग, जेवर खरीदते हैं, जितना पहनते हैं, वो कान का हो, नाक का हो या कोई भी हो, उसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है उसमें लटकाने के लिए। वो क्या समझते हैं आप, छेनी या हथौड़ी से होगा? नहीं, वो इसी गामा वेव से होता है। यहाँ पर जाते हैं भागलपुर खरीदने के लिए, तो कहता है कि यहाँ पे नहीं बना हुआ सर, ये सब तो कलकत्ता से मैकिंग आया हुआ है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। सूरत में गोल्ड, ये डायमंड की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सब एकदम गामा वेव के से उसको छेद करती है, एकदम छोटा छोटा छेद जिसमें कि धागा प्रवेश करता है। उतना छोटा छोटा छेद गामा वेव से होता है। और इसलिए कह सकते हैं कि धातु को छेद करने में किस तरह का उपयोग होता है, गामा वेव का। यहाँ दिखाया गया है, गामा वेव इस पर पड़ रहा है और इसमें होल हो गया है, छेद हो गया है ये वाला। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है, यहाँ भी देखिए, ये इस पर गामा वेव आ रहा है, इट इज गामा वेव। ये इस पर गामा वेव ही आ रहा है और गामा वेव इस पर पड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है, इस पर आर पार हो गया। इसमें देखिए, यहाँ पे अल्फा है, बीटा है, और यहाँ से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है, ये क्या है, गामा वेव है। तो ये था गामा वेव का उपयोग हम लोग धातु को छेद करने के लिए करते हैं। तो पहला उपयोग हुआ कैंसर के उपचार में, दूसरा हुआ धातु को छेद करने में। तीसरा तीसरा नंबर, इन फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खाना 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 के संरक्षण में, खाना के संरक्षण में। देखिए भाई, खाना के संरक्षण में, खाना के संरक्षण मतलब जी, अभी जाते हैं मार्केट, मन हो गया हमको कि हमको लीची खाना है। लीची का कोई सीजन नहीं है, अभी लीची का मंजरे आ रहा है, खाने का मन हो गया। तो जब खाने का मन हो गया तो अब मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में खोजते तो मिल जाता है। साधारण समय में एक लीची 100 रुपया में 100 देता है, 100। अभी जाएंगे तो 5 गो लीची का दाम 100 होगा। क्यों? क्योंकि इसको गामा वेव के द्वारा रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। आपने सुना होगा कि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग आलू प्याज जाके रखते हैं, लेकिन वो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है, कुंटल कुंटल टन टन आलू रखा जाता है। ये सब बराबर नहीं होता है, सब छोटा छोटा होता है। इसका फिगर आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, एकदम यहाँ पर ये ना, ये सब फल रखा हुआ है, सेब, ये 6 महीनों तक रह जाएगा। अभी हम लोग मार्केट जाते हैं, नारंगी का सीजन नहीं है, नारंगी मिलता है इधर। हम 4 दिन पहले भी लाए थे, लेकिन लाए आज, कल होते होते खराब हो गया, क्योंकि ये गामा वेव में रखा गया था और बाहर लाया, धूप में रहा बेचने वाला, हम लोग घर में लाए, रख दिए, खत्म हो गया। तो ज़्यादा दिन ये इधर बाहर नहीं रह पाएगा, लेकिन ये इसमें जो रखा है ना, ये कई महीना तक इसी रूप में रह जाएगा, एकदम सेम टू सेम। तो ये खाना को, फलों को, सब्जियों को हम लोग बहुत महीनों तक इसमें अच्छा रख सकते हैं। फ्रीज में रखते हैं तो 1 सप्ताह तक अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें गामा वेव में रखेंगे कई महीनों तक अच्छा रहेगा, कुछ खराब नहीं होगा। लेकिन वही है, जो अगर 80 रुपया बिक रहा है तो 200 रुपया किलो बिकेगा उस समय में, जब सीजन नहीं है तब। यही होता है, वृक्ष को रखने में बहुत खर्चा होता है। अगला नंबर है, इस यही चीज़ देखिए, फल सब्जी सब इसमें रखा गया है गामा वेव की सहायता से, यानी खाना के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है आपका अगला नंबर है, नेक्स्ट, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब धातु, सॉरी, परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में। चौथा नंबर, परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में, परमाणु परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में।
अध्ययन करने में। देखिए भाई, जैसे ही परमाणु पे गामा वेव को डालते हैं ना, उसके अंदर कौन कौन इलेक्ट्रॉन, कौन कौन किधर, कौन कौन मोलिकुल कैसे जुटा हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब साफ साफ डायग्राम आ जाता है। दूसरा वेव को डालने से नहीं आता है। तो गामा वेव का उपयोग परमाणुओं के संरचना का अध्ययन करने में होता है। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो देखिए ये सब जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये परमाणु के स्ट्रक्चर को ही बताता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब परमाणु के संरचना को ही दर्शाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं? गामा वेव के द्वारा। जब परमाणु पर गामा वेव को डाला जाता है, तो ये गामा वेव के सहायता से ये सारी डायग्राम बिल्कुल साफ साफ दिखती है, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि गामा तरंगों का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में। क्लियर है? तो ये था गामा वेव। और अगला नंबर पे आते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, ये देखिए बॉन्ड एक्सचेंज, ये उसी का फिगर है जो पीछे पढ़ाए थे परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में, ये उसी का फिगर है। अब यहाँ पे आपको 5वां नंबर है, केमिकल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब धातु धातु नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। देखिए भाई, तो केमिकल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ये आदमी जो बैठा हुआ है, इसका थोड़ा हम आपको बड़ा फिगर करके दिखा रहे हैं। ये आदमी जो बैठा हुआ है, इसके सामने यहाँ पर एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ये प्लेट है, और इस प्लेट पर इस आदमी का फोटोग्राफ आ रहा है। प्लेट पर उस आदमी का फोटोग्राफ आ रहा है। इसका अध्ययन हम लोग केवल गामा वेव के द्वारा भी कर सकते हैं, और उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरे तरंगों के द्वारा नहीं। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट का अध्ययन करने में, फोटोग्राफिक प्लेट का केमिकल इफेक्ट, मतलब इस पर कुछ ऐसा हम लोग लेप, HCl या उस तरह का लेप इस पे लगाते हैं, जिससे डायरेक्ट फोटो एकदम साफ दिखाई पड़ने लगता है। तो केमिकल इफेक्ट में फोटोग्राफिक प्लेट पर गामा वेव का अध्ययन किया जाता है, यानी गामा वेव का उपयोग किया जाता है। आगे अगर हम लोग नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दो प्लेट है, यहाँ से निकल रहा है, इस तरफ जा रहा है, इधर है अल्फा, इस तरफ जा रहा है, इधर है बीटा, और जो सीधा गया ये क्या है? गामा है। तो गामा वेव, और ये निकल का कहाँ से रहा है? इट इज द सोर्स ऑफ गामा वेव। इट इज द सोर्स ऑफ गामा वेव, ये गामा वेव के सोर्स से निकलता है। तो याद रखना है इसका उपयोग। तो गामा वेव का उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं, और फिर धातु को छेद करने में करते हैं, उसके बाद खाना को संरक्षित करने में करते हैं, उसके बाद परमाणु के संरचना का अध्ययन करने में करते हैं, और केमिकल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ये सब इसका उपयोग। सभी स्टूडेंट को आज जो आप सभी इतनी देर तक क्लास में भाग लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कटे? क्या छूट गया?